तो आज हम सीखने जा रहे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एप ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए, हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको चार सब्सिक्वेंट ब्लॉक्स में विभाजित किया गया है या फिर क्लासिफाई किया गया है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ये हम किस आधार पर करते हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर होता है। On that basis, we classify all the elements placed in periodic table in four subsequent blocks. So today we are going to discuss inner transition elements or a block elements. तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है, ए ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब होता है elements in which the differentiating electron enters in n minus 2 f orbital. सबसे पहले आपको ये याद रखना है, so elements in which differentiating electron or last electron enters n minus 2 f orbital are known as, उनको आप कहेंगे f ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर n-2 f ऑर्बिटल के पास जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय, तो वैसे एलिमेंट को आप f ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं। अब देखें, जितने भी f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सबके सब मेटालिक एलिमेंट्स है। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखना चाहिए। सो दीज आर मेटल्स, सबके सब मेटल्स है। अब n बोले तो लास्ट शेल। अब n-2 f ऑर्बिटल 4f ऑर्बिटल भी हो सकता है और 5f ऑर्बिटल भी हो सकता है। सो ऑन दैट बेसिस यानी एग्जैक्टली डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर कर रहा, वेदर इट इज एंटरिंग इन 4f ऑर्बिटल और 5f ऑर्बिटल, these elements are further classified. So let's discuss types of f block elements. अब f block elements के टोटल दो वेराइटीज आते हैं, यानी दो सीरीजेस इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो सबसे पहला क्लास आएगा 4f ब्लॉक एलिमेंट्स। 4f ब्लॉक एलिमेंट्स आर पॉपुलरली नोन एज लैंथेनाइड्स। इनको हम लोग लैंथेनाइड्स कह सकते हैं। सो लैंथेनाइड एलिमेंट्स या फिर 4f ब्लॉक elements are those elements in which differentiating electron enters in 4f orbital. अब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में एंटर होता है तो उसे आप 4f ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हो। सो इन दीज एलिमेंट्स differentiating electron enters 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं लैंथेनाइड एलिमेंट्स, यानी ऑल लैंथेनाइड्स। सो लैंथेनाइड्स आर वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ दिस वैरायटी। अब ये लैंथेनाइड एलिमेंट्स एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत आगे चर्चा करेंगे। अब दूसरा जो सीरीज आता है, यानी सेकंड वैरायटी इज द 5f ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये जो 5f ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनका मतलब क्या होगा? एज नेम इंडिकेट्स, elements in which or inner transition elements in which differentiating electron enters in 5f orbital. So in simple आप लोग कह सकते हो, in these
एलिमेंट्स, इन दीज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन enters in 5f ऑर्बिटल। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में एंटर करेगा। इनके एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं एक्टिनाइड्स। सो जितने भी एक्टिनाइड्स हैं, एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर बेटर एग्जांपल ऑफ व्हाट 5f ब्लॉक एलिमेंट्स। अब 4f ब्लॉक एलिमेंट्स हो या फिर 5f ब्लॉक एलिमेंट्स हो, ये सब के सब मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं एंड दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इन दोनों की खासियत आपको समझना होगा। इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको महसूस होगा, यू विल कम टू नो कि लास्ट 3 शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। सो याद रखे, इन केस ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, inner transition elements, in case of inner transition elements, last three shells are incompletely filled। लास्ट 3 shells incompletely filled होंगे, ये इनकी खासियत है, याद रखें। सबके सब मेटल्स है, मेटालिक एलिमेंट्स है। अब ये जो 4f ब्लॉक एलिमेंट्स है जिन्हें हम कहेंगे लैंथेनाइड्स, और 5f ब्लॉक एलिमेंट्स जिन्हें हम लोग कहेंगे एक्टिनाइड्स। सो इट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन related to the F block elements. Now next topic is lanthanides. Lanthanides are the 4f block elements. अब इनको 4f block elements कहने के पीछे का कार्यक्रम ये है कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 4f ऑर्बिटल। सो याद रखें, सो इन दीज एलिमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं, इन दीज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in 4f orbital। 4f ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री होने के वजह से इनको हम लोग 4f ब्लॉक एलिमेंट्स कह सकते हैं। अब इनका नाम लैंथेनाइड्स क्यों है? अब देखो, याद रखे 4f ब्लॉक एलिमेंट्स एक दो नहीं, वैसे तो 14 एलिमेंट्स है। 14 एलिमेंट्स विच फॉलो लैंथेनम इन पीरियोडिक टेबल में लैंथेनम को जो 14 एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, लैंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनको हम लैंथेनाइड एलिमेंट्स कहते हैं। अब लैंथेनाइड कहने के पीछे का कारण ये है, रीजन ये है कि दोज 14 एलिमेंट्स रिसेंबल क्लोजली विथ व्हाट, लैंथेनम। अब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58 टू लुटेटियम जिसका एटॉमिक नंबर होगा 71 फॉलो लैंथेनम। अब लैंथेनम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 57। अब इसके बाद ये 14 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में फॉलो कर रहे हैं किसको, लैंथेनम, सीरियम टू लुटेटियम। तो ये हो गए 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स फॉलो लैंथेनम एंड नॉट ओनली फॉलो, वो रिसेंबल भी करते हैं, एंड रिसेंबल लैंथेनम in properties। In what properties? Thus elements from cerium to lutetium are known as lanthanides। इसलिए उनको हम लोग lanthanides कह सकते हैं। तो उनका नंबर कितना है, 40। अब लैंथेनाइड एलिमेंट्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता रहनी चाहिए। प्रीवियसली दीज एलिमेंट्स वेर नोन एज रेयर अर्थ्स। इनको रेयर अर्थ पहले कहा जाता था। इसके पीछे का कारण यह है कि जब इनकी डिस्कवरी हुई तो इनको प्रीवियसली आइसोलेट किया गया ऑक्साइड से, जिसका नाम था
अर्थ। सो अर्थ नाम के ऑक्साइड से इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया गया। अब प्रॉब्लम ये था, वो ऑक्साइड्स रेयर थे। ऑक्साइड रेयर होने के वजह से ऐसा समझा गया कि ये एलिमेंट्स भी रेयर हो सकते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया रेयर अर्थ। सो याद रखो, प्रीवियसली these elements were named as rare earths। रेयर अर्थ्स, इनको रेयर अर्थ्स कहा गया। इसके पीछे का कारण क्या है कि अर्थ नाम के ऑक्साइड से इनको एक्सट्रैक्ट किया गया और उनकी अबंडेंसी रेयर थी। किसकी? अर्थ नाम के ऑक्साइड्स की। इसलिए ऐसा माना गया कि एलिमेंट्स कुड बी रेयर, बट रिमेंबर nowadays these elements are no longer rare but are abundant। इनके मिनरल्स अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे मिनरल्स की। सो लेट्स डिस्कस मिनरल्स ऑफ लैंथेनाइड्स। अब लैंथेनाइड एलिमेंट्स के जो मिनरल्स होते हैं वो टोटल दो टाइप के होते हैं। सो टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स कैन बी एक्सप्लेन। सो रिमेंबर, टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर नोन। किसके लिए? लैंथेनाइड्स के लिए। सो सबसे पहली वेराइटी आती है मिनरल्स की, वो है सेराइट अर्थ मिनरल्स, जिसको आप सेराइट अर्थ कह सकते हो। सेराइट अर्थ मिनरल्स। अब ये जो सेराइट अर्थ मिनरल्स है, इसमें से हम लोग लाइटर लैंथेनाइड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि सेराइट अर्थ मिनरल्स आर रिच इन लाइटर लैंथेनाइड्स। अब ये लाइटर लैंथेनाइड क्या चीज है? लैंथेनम से लेके यूरोपियम तक के। यूरोपियम बोले तो 63। सो रिमेंबर, सो लाइटर lanthanide that is from lanthanum to europium can be extracted from these minerals। यानी ये वो मिनरल्स है जिससे आप लाइटर लैंथेनाइड का एक्सट्रैक्शन करा सकते हो। तो इनको सेराइट अर्थ कह सकते हैं या सेराइट अर्थ मिनरल हम लोग कह सकते हैं। अब दूसरा जो ग्रुप आता है मिनरल्स का, वो आता है गैडोलिनाइट अर्थ। गैडोलिनाइट अर्थ मिनरल्स। अब ये जो गैडोलिनाइट अर्थ मिनरल्स है, इनसे हम लोग हेवियर लैंथेनाइड का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सो याद रखें, हेवियर लैंथेनाइड्स। अब हेवियर लैंथेनाइड्स बोले तो क्या होगा? गैडोलिनियम यानी 64 टू लुटेटियम दैट इज 71 एटॉमिक नंबर जिन लैंथेनाइड एलिमेंट्स का है, उनका एक्सट्रैक्शन हम लोग गैडोलिनाइट अर्थ से यानी कर सकते हैं। सो हेवियर लैंथेनाइड्स दैट इज गैडोलिनियम टू लुटेटियम कैन बी extracted from these minerals। ये चीज आपको समझना होगा। यानी इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि सारे के सारे लैंथेनाइड्स काफी अच्छे तरीके से और अबंडेंट तरीके से हमारे पास अवेलेबल है आज के डेट में। इसलिए आज आप लोग इनको रेयर अर्थ नहीं कह सकते हो। अब लैंथेनाइड एलिमेंट्स में आपको एक चीज सबसे पहले याद रखना होगा कि कैप्टन एलिमेंट जो है लैंथेनम, वो खुद एब्लॉक एलिमेंट नहीं है। याद रखें, लैंथेनम इज नॉट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनफैक्ट दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट कैटेगरी में वो आता है। हम लोग डी ब्लॉक में उसको देखेंगे। अब एब्लॉक एलिमेंट्स एग्जैक्टली है कौन? लैंथेनम को जो फॉलो कर रहे हैं 14 एलिमेंट्स, उनको आप एब्लॉक एलिमेंट कह सकते हो। लैंथेनम खुद एब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी बात,
लैंथेनाइड एलिमेंट्स में एक एलिमेंट होता है प्रोमेथियम। सो प्रोमेथियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी हम कह सकते हैं कि अमंग द लैंथेनाइड एलिमेंट्स ओनली प्रोमेथियम इज रेडियो एक्टिव, बाकी जितने भी लैंथेनाइड्स है वो सब नॉन रेडियो एक्टिव है। तो ये हुआ लेक्चर शॉर्ट अकाउंट किसके ऊपर, मिनरल्स के ऊपर और लैंथेनाइड्स के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड एलिमेंट्स कहां प्लेस किए गए इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं या फिर डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग को पता है कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स आर 14 इन नंबर एंड रिमेंबर दीज एलिमेंट्स फॉलो लैंथेनम। तो अब पीरियोडिक टेबल में जितने भी लैंथेनाइड्स है यानी सेरियम से लेके लुटेटियम तक के सब लैंथेनम के साथ ही प्लेस किए गए। सो याद रखे ऑल lanthanides all lanthanides are placed along with lanthanum in periodic table यानी हम कह सकते हैं कि 15 जो एलिमेंट्स हैं ऑल द 15 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग lanthanum are placed in a same group of the periodic table। अब देखें कि इनकी पोजीशन कहां पे है। याद रखें लैंथेनाइड एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन थर्ड बी ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल और रो कौन सा आएगा, सिक्स्थ रो। सो थर्ड बी और सिक्स्थ रो में लैंथेनाइड एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है। सो रिमेंबर these elements are placed in third B group and in the sixth period of periodic table। अब दूसरी बात आप ये समझ लो कि इतने सारे एलिमेंट्स एक ही पोजीशन पे हम लोग मेंशन नहीं कर सकते यानी इंडिकेट नहीं कर सकते। इसलिए देखो एग्जैक्ट पोजीशन तो थर्ड बी ग्रुप है विथ रेफरेंस टू द सिक्स्थ पीरियड, लेकिन उनको इंडिकेट किया जाता है एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के नीचे एक सीरीज होती है लैंथेनाइड सीरीज, वहां पे पूरे के पूरे 14 एलिमेंट्स सेरियम टू लुटेटियम इंडिकेट होते हैं, लेकिन उन सभी की पोजीशन क्या होती है पीरियोडिक टेबल में, थर्ड बी ग्रुप एंड सिक्स्थ रो। सो इट वाज ऑल अबाउट द पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। नाउ लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनाइड एलिमेंट्स का जब आप लिखते हो तब आपको महसूस होता है कि लास्ट 3 शेल्स आर इनकम्प्लीटली फील्ड। सो याद रखे लास्ट 3 शेल्स आर incompletely filled in case of inner transition elements। अब लैंथेनाइड एलिमेंट का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आपको महसूस होगा वो आएगा। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स इज, ये लगभग कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। 4f 1 to 14 आई मीन 4f ऑर्बिटल इज सक्सेसिवली फील्ड, उसके बाद 5d 0 to 1 and 6s2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। लेकिन आपको एक चीज समझना होगा कि ये 3 एलिमेंट्स कौन कौन से, सेरियम, गैडोलिनियम and lutetium have electron in 5d orbital। ये 3 ऐसे एलिमेंट्स है जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि 5d ऑर्बिटल हैज इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनको छोड़ने के बाद बाकी के जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स है दोस डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन इन
5d orbital. So it was all about electronic configuration. Now let's discuss atomic and ionic radii. Atomic and ionic radii of lanthanides. अब याद रखें, सबसे पहली बात, एटॉमिक रेडाई का मतलब क्या होगा? सो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, इनफैक्ट सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस. रेडाई बोले तो प्लूरल, रेडियस सिंगुलर. आयोनिक रेडाई बोले तो आयन के लिहाज से, विथ रिस्पेक्ट टू आयन, सेम थिंग. व्हेन एक्सप्रेस्ड इट इज नोन एज आयोनिक रेडियस. आयोनिक रेडियस बोले तो सिंगुलर, रेडाई प्लूरल. अब लैंथेनाइड एलिमेंट्स में एक चीज पाई गई है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है वैसे वैसे एटॉमिक और आयोनिक रेडाई जो है वो डिक्रीज होते जाता है. याद रखे. सो atomic and ionic radii go on decreasing with increase in atomic number. यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एटॉमिक साइज जो है वो घटते जाएगा, छोटा होते जाएगा. यानी हम बोल सकते हैं कि लैंथेनम इज बिगर, यानी बड़ा, यानी एटॉमिक साइज जिसका होगा, व्हाइल लुटेटियम जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है इज स्मॉलर इन एटॉमिक साइज. यानी हम बोल सकते हैं कि लैंथेनम का एटम सबसे बड़ा होगा, यानी एटॉमिक रेडियस इसका बड़ा होगा, जबकि इसका एटॉमिक नंबर छोटा है. लेकिन लुटेटियम का एटॉमिक नंबर भले ही बड़ा है लेकिन एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होगा. इस चीज को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है. सो याद रखे, दिस इज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. अगले लेक्चर में हम लोग लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिटेल में चर्चा करें. सो टुडेस पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स. अब लैंथेनाइड एलिमेंट के बारे में हमने देखा है कि जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, याद रखें, सॉरी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of lanthanides is, वो देखा गया है 4f1 to 14, 5d0 to 1 and 6s2. अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स प्रीफर टू लूज these electrons and this electron. यानी दो इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल के पास के और ये इलेक्ट्रॉन एक. सो इससे पता ये चलता है कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट इज +3. सो एक चीज याद रखे कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय लैंथेनाइड, यानी हर लैंथेनाइड ये शो करेगा, शोन बाय लैंथेनाइड्स इज +3. इसका सीधा मतलब ये होगा कि हर कोई लैंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना प्रीफर करता है. लेकिन बिसाइड्स दिस कुछ लैंथेनाइड एलिमेंट्स ऐसे हैं कि +3 के अलावा और भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जिन्हें वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के तौर पे शो करते हैं. ये भी हमें समझना होगा. अब उसमें भी एक चीज आपको ये समझने की जरूरत है, कुछ ऐसे लैंथेनाइड्स है जो खाली +3 शो करेंगे, जिसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है? लैंथेनम, उसके बाद गैडोलिनियम, उसके बाद लुटेटियम, कैन शो ओनली
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ये तीन वो लैंथेनाइड एलिमेंट्स है जो खाली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। इसके पीछे का कारण ये है, ड्यू टू जब वो तीन इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तब लैंथेनम के मामले में 4f0 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, गैडोलिनियम के मामले में 4f7 और लुटेटियम के मामले में 4f14 कॉन्फ़िगरेशन हम देख सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब लैंथेनम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा प्रोड्यूसिंग +3 स्टेट, इट शोज 4f0 कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद गैडोलिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट शोज 4f7 कॉन्फ़िगरेशन एंड लुटेटियम shows 4f14 configuration, which happens to be the electronic configuration of nearest noble gas या फिर inert gas। अब हमें देखने की आवश्यकता है कि इनके अलावा बाकी के जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना प्रीफर करेंगे रादर देन +3। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सेरियम एंड टर्बियम, सेरियम एंड टर्बियम शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है? देखो, इसका ये मतलब नहीं कि वो +4 ही शो करेंगे, +3 तो सब लोग शो करने वाले हैं। यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज जनरल एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल लैंथेनाइड्स। लेकिन अपार्ट फ्रॉम +3, ये जो दो एलिमेंट्स है, जो दो लैंथेनाइड एलिमेंट्स है जिसमें एक सेरियम दूसरा टर्बियम, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं ड्यू टू, इसके पीछे का रहस्य 4f0 एंड 4f7 कॉन्फ़िगरेशन। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब सेरियम 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब उसका कॉन्फ़िगरेशन 4f0 आता है, और जब टर्बियम 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब 4f7 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। So these ions seems to be more stable as per the rule of extra stability। अब इनके अलावा और भी कुछ एलिमेंट्स की हम बात कर सकते हैं, जैसे कि यूरोपियम एंड इटरबियम। यूरोपियम एंड इटरबियम शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यानी ये दो ऐसे एलिमेंट्स है जो अपार्ट फ्रॉम +3 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे एज ए मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू, इसके पीछे का कारण है 4f7 एंड 4f14 कॉन्फ़िगरेशन। अब एक चीज आप याद रखें कि एक आध ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड होता है दैट सीम्स टू बी स्टेबल, डेफिनेटली फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। यानी अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर सीम्स टू बी स्टेबल। उस अंदाज से हम लोग बता सकते हैं कि यूरोपियम और इटरबियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्यों? क्योंकि +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यूरोपियम एट्रीब्यूट्स 4f7 एंड इटरबियम एट्रीब्यूट्स 4f14 कॉन्फ़िगरेशन। यानी अपार्ट फ्रॉम +3 these are capable of showing +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स also। अब इनके अलावा और एक चीज आपको समझने की आवश्यकता होगी, जैसे कि समैरियम हो गया या फिर थूलियम हो गया, ये भी these show +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम +3। लेकिन आप इनकी स्टेबिलिटी, जैसे समैरियम का डाइपॉजिटिव आयन हो गया या थूलियम का डाइपॉजिटिव आयन हो गया, इनकी स्टेबिलिटी एज पर रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं प्रूव कर सकते हो। तो हम कैसे करेंगे फिर? थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स। सो रिमेंबर, samarium and thulium show +2 oxidation state, and remember stability can be explained, stability can be explained on the basis of
थर्मोडाइनैमिक थर्मोडाइनैमिक फैक्टर्स, यानी थर्मोडाइनैमिक फैक्टर्स को लेके आप इनकी स्टेबिलिटी बखूबी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आप ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। और एक चीज एक याद रखे, अब हमने समझ लिया कि कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, उस लिहाज से आप लोग आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक चीज हमेशा याद रखें, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसका सीधा मतलब यह होगा कि वो ऑक्सीडाइज होने को देख रहा है, और जो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है वो बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लेने की ताकत रखता है वो रिड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होंगे, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि सेमेरियम का डाइपॉजिटिव आयन, उसके बाद हम लोग बता सकते हैं यूरोपियम का डाइपॉजिटिव आयन, उसके बाद इटरबियम का डाइपॉजिटिव आयन यानी Sm2 प्लस Eu2 प्लस एंड Yb2 प्लस आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब इसके पीछे का कारण क्या है? अभी अभी हमने देखा कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स आर केपेबल ऑफ शोइंग +3, अब ये सब +2 स्टेट्स में है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज करने की ताकत रखते हैं और खुद का कन्वर्शन +3 में कर सकते हैं। अगर ये ऑक्सीडाइज होने की ताकत रखते हैं तो ये क्या होंगे, बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट्स। उसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि Fe4 प्लस एंड Tb4 प्लस यानी सेरियम और टर्बियम का जो 4+ स्टेट में आयन है वो बेहतरीन, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसके पीछे का कारण क्या होगा, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत रखते हैं और खुद का कन्वर्शन ये +3 में कर सकते हैं, और अगर कोई भी स्पेसिस रिड्यूस होने की ताकत रखता है तो वो बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। सो इट वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स shown by lanthanide elements. Now our next topic is chemical properties of lanthanides. अब lanthanides के मामलों में एक चीज याद रखिए, शुरुआती के जो लैंथेनाइड्स है यानी शुरू वाले, उनका बिहेवियर ज्यादातर कैल्शियम जैसे होता है, एंड दी हेवियर लैंथेनाइड्स यानी जो सीरीज में लास्ट में आएंगे उनका बिहेवियर एल्यूमिनियम जैसे होता है। सो एक चीज याद रखें, अर्लियर लैंथेनाइड्स अर्लियर अर्लियर लैंथेनाइड्स lanthanide behave like calcium, while heavier lanthanides behave like aluminum. अब हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, लेट अस कंसीडर Ln एज ए lanthanide. So consider Ln as a lanthanide यानी अब जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे उसमें जहां जहां पे लैंथेनाइड आएगा उसके जगह पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट लैंथेनाइड बाय Ln. सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे रिएक्शन विथ कार्बन। अब याद रखें, कार्बन के साथ किसी भी लैंथेनाइड एलिमेंट को अगर आप हीट करते हैं तो आपको करस्पॉन्डिंग कार्बाइड मिलेगा। सो रिमेंबर, Ln is supposed to be lanthanide. When heated strongly with carbon, then you will have lanthanide carbide. आपको कार्बाइड मिलेगा, ये आपको समझने की आवश्यकता है।
सो इट इज दैट एक्सपेक्टेड, यानी कोई भी एलिमेंट हो कार्बन के साथ वो क्या देगा, कार्बाइड. नाउ लेट्स डिस्कस द रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. याद रखें, कोई भी एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तब वो करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड देता है. So same happens with lanthanide element. So lanthanides react with hydrogen producing corresponding hydride. अब देखो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं. लैंथेनम जिसका रिप्रेजेंटेशन हमने कंसीडर करा Ln. अब इसको अगर आप हाइड्रोजन के साथ हीट कराते हैं तो यू विल हैव LnH3 टाइप हाइड्राइड्स. अब इसको हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करा सकते हैं. सो दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर. सो दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड. क्योंकि हमने देखा है कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स एज ए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 स्टेट शो करते हैं. अब हम देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन. सो लेट्स सी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. अब हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट हो, एनी एलिमेंट which when heated strongly with oxygen prefer to produce corresponding oxide. अब lanthanide elements metallic elements है तो definitely lanthanide oxide happens to be the metallic oxide. So जब lanthanide को, कोई भी lanthanide element आप ले सकते हैं, इसको ऑक्सीजन के साथ जब आप हीट करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ हीट करने के बाद यू विल हैव Ln2O3 टाइप ऑक्साइड. ये लैंथेनाइड ऑक्साइड है. अब लैंथेनाइड ऑक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करें तो आपको महसूस होगा कि शुरुआत वाले यानी लोअर लैंथेनाइड्स फॉर्म स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन, और जो हेवियर लैंथेनाइड्स है उनके मामलों में आप देख सकेंगे कि बेसिसिटी हल्की सी कम हो गई है. नाउ नेक्स्ट property of lanthanide elements to be discussed is the reaction with nitrogen. Reaction with what? Nitrogen. याद रखें कि नाइट्रोजन के साथ जब आप लैंथेनाइड एलिमेंट को हीट करेंगे you will have corresponding nitride. So when lanthanides are heated strongly with nitrogen gas, तब आपको इस किस्म के नाइट्राइड्स मिलेंगे. LNN टाइप ऑफ नाइट्राइड्स यू आर गोइंग टू हैव. उसके बाद नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद एसिड्स. रिएक्शन विद एसिड्स, इन फैक्ट मिनरल एसिड्स लाइक HCl. अब याद रखें लैंथेनाइड एलिमेंट्स, ऐसा स्पेसिफिक लैंथेनाइड एलिमेंट जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, वो इजीली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकेगा फ्रॉम मिनरल एसिड. फॉर एग्जांपल, when lanthanide elements are allowed to react with what? HCl. अब इसको अगर आप HCl के साथ हीट करने की कोशिश करेंगे तो आपको महसूस होगा लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ salt with the evolution of hydrogen gas. So this can be shown in this manner. So lanthanide element is capable of displacing hydrogen from mineral acid like HCl. अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर. लेट्स सी रिएक्शन विथ वाटर. अब वाटर के मामले में एक चीज याद रखें, कोल्ड वाटर के साथ तो ये हार्डली रिएक्ट करेगा, लेकिन बॉइलिंग वाटर या स्टीम के साथ लैंथेनाइड की रिएक्शन देखी जा सकती है. याद रखें लैंथेनाइड्स अगर आप वाटर के साथ हीट करेंगे, व्हेन हीटेड स्ट्रांगली विथ वाटर, आई एम talking about hot water or steam, then that will lead to the formation of lanthanide hydroxide with the evolution of hydrogen gas. यानी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की क्षमता लैंथेनाइड एलिमेंट में है. स्पेसिफिकली उन लैंथेनाइड्स की मैं बात कर रहा हूं जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज लो होते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ सल्फर. Reaction with what?
सल्फर। याद रखे सल्फर के साथ कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल जब रिएक्ट करेगा तब करस्पॉन्डिंग मेटल सल्फाइड हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इनफैक्ट नॉन मेटल्स रिएक्ट विद सल्फर प्रोड्यूसिंग देयर सल्फाइड्स। इन सिमिलर मैनर लैंथेनाइड एलिमेंट्स रिएक्ट विद सल्फर, यानी सल्फर के साथ इसको जब आप हीट करेंगे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग लैंथेनाइड सल्फाइड। So lanthanide elements, yeah, specifically lighter lanthanides are found to be comparatively more reactive, और heavier जो lanthanides है जिनकी reactivity comparatively कम होती है, लेकिन इन प्रकार के reactions सभी lanthanides देने में सक्षम रखते हैं। So it was all about the chemical reaction shown by lanthanide elements. अब हमारा टॉपिक है lanthanide contraction। अब ये lanthanide contraction क्या चीज है? देखिए नॉर्मली व्हाट हैपेंस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बाकी एलिमेंट्स के मामलों में क्या हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा कार्यक्रम है। यानी लैंथेनाइड एलिमेंट्स में ये देखा गया है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक साइज जो है वो घटेगा। So the steady decrease in atomic and ionic radii with increase in atomic number is known as lanthanide contraction। एक चीज याद रखें। So what is lanthanide contraction? Steady decrease in atomic and ionic radii with increase in atomic number, with increase in atomic number is known as lanthanide। इसको आप लोग क्या कहेंगे? lanthanide contraction। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा लैंथेनाइड सीरीज के अंदर वैसे वैसे हम लोग देख सकते हैं कि एटॉमिक और आयोनिक रेडाई डिक्रीज होते जाएंगे। अब हमें देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो लेट्स डिस्कस द कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। द कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है कि क्यों लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो रहा है। सो लेट्स डिस्कस द कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें सबसे पहली बात कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज +1 यूनिट बढ़ते जाएगा। ये सबसे पहला रीजन है। याद रखें विथ increase in atomic number by 1 unit, so what happens? nuclear charge increases by +1। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे क्या होगा कि एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ते जाएगा। जैसे सेरियम है, सेरियम का एटॉमिक नंबर मान के चलिए 58 है, तो उसके बाद वाला जो एलिमेंट होगा उसका 59 होगा, उसके बाद 60, उसके बाद 61, ये सिलसिला चलते जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे न्यूक्लियस के ऊपर का जो चार्ज है वो +1 से बढ़ेगा। अब अगर न्यूक्लियर चार्ज बाई +1 बढ़ता है तो इससे क्या होगा हमें समझने की आवश्यकता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन 4f ऑर्बिटल इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स, और f ऑर्बिटल की शील्डिंग जो है वो इम्परफेक्ट होती है। सो याद रखें शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसे हम बोलेंगे, शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स इज इम्परफेक्ट। यानी शील्डिंग या स्क्रीनिंग जो है वो इम्परफेक्ट होगा। इम्परफेक्ट स्क्रीनिंग के वजह से क्या चीज आगे चल के हम देख सकते हैं। तीसरी बात आपको ये भी समझना होगा 4f जो शेल है, सब शेल्स वो डिफ्यूज्ड शेप के होते हैं। याद रखें 4f
orbitals have diffused shapes। ये चीज आपको समझने की आवश्यकता है। 4f orbitals have diffused shapes। अब आपको ये समझना होगा वैलेंस शेल इस वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा। सो वैलेंस शेल is strongly pulled by the nucleus of an atom। अब अगर वैलेंस शेल न्यूक्लियस के तरफ खींचा चला जाएगा तो इससे क्या होने वाला है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होते जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। सो दिस लीड टू डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। अब आपको प्रैक्टिकली ये समझ सकते हो कि नेट जो डिक्रीज देखा गया है एटॉमिक साइज के अंदर, दैट इज फाउंड टू बी 10 पिकोमीटर। सो ये चीज आपको याद रखना होगा। सो नेट डिक्रीज इन एटॉमिक साइज is 10 picometer and that of ionic size is 18 पिकोमीटर। यानी आयोनिक जो रेडाई में आप कमतरती देख सकते हो, यानी जो नेट जो डिक्रीज है स्पेशली इन आयोनिक रेडाई, इट इज फाउंड टू बी 18 पिकोमीटर। और एटॉमिक रेडाई के अंदर जो डिक्रीज आप देखोगे दैट इज फाउंड टू बी 10 पिकोमीटर। सो हम लोग बोल सकेंगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसका सीधा मतलब ये होता है कि लैंथेनम का साइज सबसे बड़ा होगा एटॉमिक साइज, और लैंथेनम कैटायन का साइज भी बड़ा होगा और लास्ट एलिमेंट जो है ल्यूटेटियम उसका एटॉमिक और आयोनिक रेडाई सबसे छोटा होगा। सो इट वाज ऑल अबाउट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। We know very well that lanthanide contraction is a steady decrease in atomic and ionic radii with increase in atomic number। So lanthanide elements में हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता है वैसे वैसे एटॉमिक और आयोनिक रेडाई जो है वो डिक्रीज होते जाता है। सो नेट डिक्रीज इन एटॉमिक रेडाई फाउंड इज 10 पिकोमीटर और आयोनिक रेडाई जो डिक्रीज हुआ वो 18 पिकोमीटर डिक्रीज हुआ, ये हमने देखा। अब हमें देखना होगा कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से क्या क्या कंसिक्वेंसेस निकल के आए। सो इसमें सबसे पहला जो इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज द डिक्रीज इन बेसिसिटी of hydroxides, decrease in basicity of hydroxides। अब देखो हाइड्रोक्साइड जो लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड है वो उसके बेसिसिटी में किस प्रकार से फर्क हमें देखने को मिला। तो सबसे पहली बात ये हमें देखना होगा कि जो ट्राई पॉजिटिव लैंथेनाइड आयंस है उसमें हमें आयोनिक रेडाई में डिक्रीज देखने को मिला। सो याद रखें ट्राई पॉजिटिव लैंथेनाइड आयंस ionic radii decreases with increase in atomic number। इसका सीधा मतलब ये होता है कि लैंथेनम का जो ट्राइपॉजिटिव आयन है La3+, उसका साइज सबसे बड़ा होगा और लुटेटियम का जो ट्राइपॉजिटिव आयन है Lu3+, उसका साइज जो है वो सबसे छोटा होगा। अब इसमें और एक चीज हमें देखना चाहिए कि बेसिक नेचर जो है इसका हाइड्रोक्साइड का,
जैसे कि याद रखें, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीजेस, डिक्रीजेस फ्रॉम, हम बोल सकते हैं LaOH/3 टू LuOH/3। इसका ये मतलब हुआ कि लैंथेनम का जो हाइड्रोक्साइड है वो ज्यादा बेसिक है, और लुटेटियम का जो हाइड्रोक्साइड होगा उसका बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है? याद रखें, लैंथेनम का एटॉमिक साइज बड़ा होने के वजह से LaOH/3 में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, और इसका एटॉमिक साइज छोटा होने के वजह से इसका यानी LuOH जो बॉन्ड है दैट इज लेस आयोनिक और मोर कोवैलेंट। यानी हम बोल सकते हैं कि आयोनिक कैरेक्टर्स, ionic characters in MOH bond decreases, decreases with what? Increase in atomic number। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे MOH बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे। आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे का मतलब क्या होगा? डेफिनेटली कोवैलेंट कैरेक्टर्स गो ऑन इंक्रीजिंग। अब इसके वजह से हमें देखने को मिलेगा कि डिसोसिएशन जो है उसका रेट भी कम होगा। यानी जब आप ऐसा लैंथेनाइड जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो दैट विल डिसोसिएट अप टू लेसर एक्सटेंट, प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, इसलिए उसका बेसिक नेचर कम होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं, सो ड्यू टू दिस लोअर लैंथेनाइड्स, लोअर लैंथेनाइड, लोअर lanthanide hydroxides, lower lanthanide hydroxides dissociates, dissociates up to greater extent, यानी उनका डिसोसिएशन ज्यादा एक्सटेंट में होगा, प्रोड्यूसिंग ग्रेटर नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। ये भी याद रखें, प्रोड्यूसिंग लार्ज number of OH minus ions. That's why lanthanide hydroxide having smaller atomic number is found to be more basic, और जो heavier lanthanide है उसका hydroxide की basicity comparatively कम होगी। So it was a very first consequence or effect of lanthanide contraction। अब इसके बाद दूसरा consequence हम लोग देखेंगे, that is the ionic radii, ionic radii of post lanthanides, ionic radii of post lanthanides। याद रखें, पोस्ट लैंथेनाइड का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो लैंथेनाइड एलिमेंट के बाद में पोस्ट दिए गए। I mean the elements which are placed after lanthanide elements in the periodic table। याद रखें, so elements which are placed, which are placed after lanthanides, after lanthanides in the periodic table, in the periodic table are known as, उनको आप कहेंगे पोस्ट लैंथेनाइड्स, उनको आप कह सकते हैं पोस्ट लैंथेनाइड्स, यानी लैंथेनाइड एलिमेंट के बाद में जो आते हैं, which includes hafnium, उसके बाद tantalum, tungsten, these are an excellent examples of post lanthanides। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से क्या हुआ कि अब हमें पता है कि लैंथेनम तक के सब कुछ बराबर था, लेकिन नेक्स्ट टू लैंथेनम अप टू लुटेटियम विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एटॉमिक रेडाई डिक्रीज हो गए। तो जिस वजह से क्या हुआ कि जो पोस्ट लैंथेनाइड्स है उनके एटॉमिक रेडाई लैंथेनाइड जैसे ही बच के रह गए।
सो याद रखे क्या हुआ, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनाइड contraction radii of post lanthanides, radii of post lanthanides are similar are similar to those of lanthanides, यानी जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स है उनके जैसे ही रेडाई पोस्ट लैंथेनाइड के हो गए। अब इस वजह से क्या हुआ, उसी ग्रुप में जो पहले प्लेस किया गया था एलिमेंट है, आई मीन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट के ही ग्रुप में उनके ऊपर जो प्लेस किया गया एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर भले ही कम है लेकिन रेडाई पोस्ट लैंथेनाइड के बराबर में आपको देखने को मिल सकते हैं, उन्हें केमिकल ट्विन्स कहना चाहिए, याद रखना। सो दिस लीड टू द फॉर्मेशन, this lead to the formation of chemical twins। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जर्कोनियम हॉफनियम। अब देखिए हॉफनियम का एटॉमिक नंबर 72 है, जर्कोनियम का 40 है, जो उसके एग्जैक्टली ऊपर प्लेस किया गया है। आई मीन जर्कोनियम एंड हॉफनियम बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अब जर्कोनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 14, जो जिसके नीचे हॉफनियम प्लेस किया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 72 है, लेकिन इन दोनों के एटॉमिक रेडाई सेम है। इसके बाद और एक चीज हम लोग बता सकते हैं, लेट्स सी NbNTA। उसके बाद और एक चीज हम बता सकते हैं पेयर MONW, दैट इज मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। तो ये जो पेयर्स आप देख रहे हो इनको केमिकल ट्विन्स कहना चाहिए, क्योंकि भले ही इनके एटॉमिक नंबर्स में काफी बड़ा डिफरेंस हो लेकिन इनके एटॉमिक साइजेस लगभग सेम है। तो ये जो इफेक्ट हुआ इट इज जस्ट ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन atomic and ionic radii of post lanthanide seems to get decreased as well. So it was all about the lanthanide contraction. अब हमारा अगला टॉपिक है actinoids. Actinoids are the 5 f block elements. एक चीज याद रखें, इन एलिमेंट्स में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5f ऑर्बिटल, याद रखें। So these are the elements, these are the elements in which last electron बोले तो differentiating electron enters in 5f orbital। so 5f orbital में लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है, ऐसे एलिमेंट्स को एक्टिनाइड्स कहना चाहिए। अब एक्टिनाइड्स नाम किस वजह से आया, याद रखें हम बात कर रहे हैं उन 14 एलिमेंट्स की जो एक्टिनियम को फॉलो करते हैं, याद रखें। सो 14 एलिमेंट्स which follow actinium that is AC, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 89, आर नोन एज एक्टिनाइड्स, इनको एक्टिनाइड्स कहना चाहिए। अब बात करेंगे उन 14 एलिमेंट्स की जो एक्टिनियम को फॉलो करते हैं। अब याद रखना एक्टिनियम को खाली फॉलो नहीं करते, वो लोग प्रॉपर्टीज में भी रिसेंबल करते हैं, जैसे कि एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम, याद रखे एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90 टू लॉरेंसियम दैट इज 103 आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स। इनको हम लोग एक्टिनाइड्स बुलाते हैं, यानी थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक के जो एलिमेंट्स हैं वो ना कि एक्टिनियम को फॉलो करते हैं
बल्कि उसके प्रॉपर्टीज को भी रिसेंबल करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एक्टिनाइड्स। दूसरी बात आपको यह समझना होगा, थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 90, प्रोटोएक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर होगा 91 और यूरेनियम यानी 92 एटॉमिक नंबर, ये तीन एलिमेंट्स नेचुरल है। अब यूरेनियम के बाद में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो इस सीरीज के मेंबर्स हैं, वो नेचुरल नहीं है, उनको हमने सिंथेटिकली बनाया। उन एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहना चाहिए, याद रखना। सो एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, elements after uranium are called as, उनको आप क्या कहेंगे, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहना चाहिए। जो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है, उनकी कोई भी नेचुरल अबंडेंसी नहीं है, आपको ये समझना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी एक्टिनाइड्स हैं सबके सब रेडियो एक्टिव हैं, ये भी आपको याद रखना है। सो ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, यानी कि इनके जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबल नहीं है। सबके सब जितने भी एक्टिनाइड एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, यानी वो डिसइंटीग्रेट होते रहेंगे। दैट्स व्हाई दीज आर फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव। अब हम बात करेंगे पोजीशन की। सो लेट्स डिस्कस पोजीशन ऑफ एक्टिनाइड्स इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में एक्टिनाइड्स कहां पे प्लेस किए गए हैं, इस बात की चर्चा होनी जरूरी है। अब याद रखें, एक्टिनाइड्स आर प्लेस्ड इन थर्ड बी ग्रुप जस्ट बिलो लैंथेनाइड एलिमेंट्स। अब हमने देखा कि लैंथेनाइड को कहां पे प्लेस किया गया था, थर्ड बी ग्रुप में, बस जस्ट उसके नीचे एक्टिनाइड्स को प्लेस किया गया है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू द सेवेंथ पीरियड लैंथेनाइड्स वर प्लेस्ड इन सिक्स्थ पीरियड, उसके नीचे एक्टिनाइड एलिमेंट का प्लेसमेंट हुआ है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्टिनाइड्स आर प्लेस्ड इन थर्ड बी ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, थर्ड बी ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इन सेवेंथ पीरियड, पीरियड नंबर 7, लास्ट पीरियड में इनको प्लेस किया गया है। मैं फिर से बात करूंगा कि एक्टिनियम को पकड़ के टोटल 15 एलिमेंट्स होते हैं और 15 एलिमेंट्स को एक ही बॉक्स में यानी एक ही ग्रुप में शो करना इम्पॉसिबल है। इसलिए एक्टिनाइड एलिमेंट्स को हम लोग पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रिप्रेजेंट करते हैं या इंडिकेट करते हैं अलोंग विथ लैंथेनाइड। इसलिए आप लोग हमेशा देखते होंगे, जब भी पीरियोडिक टेबल देखो तो नीचे में आपको दो सीरीजेस नजर आएंगी। ऊपर वाली सीरीज लैंथेनाइड सीरीज होती है और नीचे वाली जो सीरीज होती है वो एक्टिनाइड सीरीज होती है, ये आपको समझना होगा। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्टिनाइड्स आर शोन बिलो द पीरियोडिक टेबल, लेकिन उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, थर्ड बी ग्रुप एंड इन सेवेंथ पीरियड, ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। याद रखना, actinides are 5 f block elements. So what we like to expect, a last electron, that is differentiating electron, enters 5f orbital. So last electron या differentiating electron 5f orbital में enter करता है। So let's see general electronic
configuration, general electronic configuration of actinides is, ये हम बता सकते हैं कि 5F 1 to 14, 6D1 and 7S2. This is the general electronic configuration of actinide. यानी 1 to 14 का मतलब क्या होगा कि 5F ऑर्बिटल being subsequently filled, इसका ये मतलब होता है. So it was all about the position and electronic configuration of actinides. Now next topic is oxidation states of actinides. अब याद रखें, actinides show variable oxidation states. इसके पीछे का कारण ये है कि actinides में हम लोग देख सकते हैं कि 5F ऑर्बिटल इज सब्सिक्वेंटली फील्ड, उसके बाद 6D ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड 7S ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम देख सकते हैं. सो दीज एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. इसके पीछे का कारण क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्टली फील्ड 5F 6D एंड 7S ऑर्बिटल्स. ये इतने सारे जो ऑर्बिटल्स है वो पार्शियली फील्ड है, वो बात अलग है. 7S ऑर्बिटल इज फुली फील्ड, but still those electrons are losable. That's why these are capable of showing variable oxidation states. अब हमें और एक चीज ये याद रखना है, 7s ऑर्बिटल और 6D ऑर्बिटल के पास के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेडिली लूजेबल है और उनको लूज करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एज ए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड एलिमेंट्स शो करने में सक्षम है. तो याद रखें, +3 इज a common oxidation state shown by actinides. यानी जितने भी एक्टिनाइड एलिमेंट्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना प्रीफर करते हैं. इसके अलावा भी अभी अभी हमने कहा कि एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर नोन फॉर देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. सो याद रखें, Am, that is americium and thorium show +2 oxidation states also. अब ये जो है Am and Th, that is americium and thorium, are capable of showing the compounds in +2 oxidation state also. अब याद रखना, हायर एक्टिनाइड्स में क्या होता है, +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, ये भी याद रखें. सो स्टेबिलिटी ऑफ +3 oxidation state is greater in higher actinides. यानी ऐसे एक्टिनाइड्स जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है यानी बड़ा है, उनमें देखा गया है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है. और दूसरी बात आपको ये भी याद रखना होगा, अमेरिसियम और क्यूरियम, दैट इज Am and Cm, show +4 ऑक्सीडेशन स्टेट also. यानी ये +3 के बाद अब हमने देखा अमेरिसियम +2 भी शो किया, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनके कंपाउंड्स पाए गए हैं. ये भी हमें याद रखना होगा. अब हमें देखने की आवश्यकता है एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम टू अमेरिसियम शो +5 स्टेट. यानी थोरियम से लेके अमेरिसियम तक के जो एक्टिनाइड्स है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं. अब बात करेंगे यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमेरिसियम की. सो दीज कैन शो
the +6 oxidation state also. Uranium, neptunium, plutonium and americium are capable of showing the compounds in +6 oxidation state also. और एक चीज आपको याद रखना होगा, नेपच्यूनियम उसके बाद प्लूटोनियम. So these are the elements which show +7 oxidation state also. So +7 बोले तो भारी भरकम यानी बहुत बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ. So neptunium, plutonium are capable of showing +7 oxidation state also. और एक चीज याद रखे, +6 के ऊपर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है तो एक्टिनाइड कैटायंस ऑक्सो कैटायन में एग्जिस्ट करते हैं. सो याद रखे, इन हायर oxidation state, in higher oxidation state, that is greater than +6, that is greater than +6, actinides, actinides exist as oxocations. ये भी आपको याद रखना होगा. तो ये स्पेशलिटी है कि ऑक्सोकेटायंस आर फॉर्म बाय एक्टिनाइड्स. लेकिन जब आप लैंथेनाइड के साथ कंपेयर करते हो एक्टिनाइड्स को, तो आपको ये भी समझने की आवश्यकता होगी कि +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड का शो होना ये कॉमन बात है लैंथेनाइड्स का और एक्टिनाइड्स के साथ. I mean, actinides and lanthanides resemble with one another in that respect. I mean, both of the elements are capable of showing the existence of the compound in +3 and +4 oxidation states. हमारा next topic है comparison between lanthanides and actinides. अब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में क्या कंपैरिजन हो सकता है, इस बात पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली बात ये याद रखें कि लैंथेनाइड्स में हम लोगों ने देखा lanthanides are what? 4f block elements. I mean, differentiating electron enters in 4f orbital. That's why these are 4f block elements. And actinides की अगर बात करें, actinides are the 5f block elements. यानी last electron, that is differentiating electron, enters in 5f orbital. So ये सबसे पहला कंपैरिजन हम देख सकते हैं. दूसरी बात, लैंथेनाइड का प्लेसमेंट 6th रो में हुआ. सो याद रखे, लैंथेनाइड्स आर प्लेस्ड इन व्हाट? 6th रो. व्हाइल एक्टिनाइड जो है, व्हाइल एक्टिनाइड्स आर प्लेस्ड, एक्टिनाइड्स आर प्लेस्ड इन 7th रो. यानी वो 7th पीरियड में इन्वॉल्व है, हम लोगों ने देखा. उसके बाद अब लैंथेनाइड एलिमेंट्स में प्रोमेथियम जो है वो अकेला सिंथेटिक है, बाकी सब नेचुरल है, याद रखे. सो एक्सेप्ट प्रोमेथियम, ऑल lanthanides, all lanthanides are natural. लेकिन जब एक्टिनाइड्स की बात आती है, वाई यूरेनियम, उसके बाद यूरेनियम के बाद हम बात कर सकते हैं थोरियम, आर नेचुरल. लेकिन बाकी के जो है अदर्स आर, यानी अदर एक्टिनाइड्स आर सिंथेटिक. यानी उनको हम लोगों ने लेबोरेटरी के अंदर प्रोड्यूस किया. उन्हें हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं क्योंकि उनको बनाते समय यूरेनियम को ही हमने एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया. अब बाइंडिंग एनर्जी की अगर बात करें तो 4f ऑर्बिटल की बाइंडिंग एनर्जी 5f ऑर्बिटल के मुकाबले ज्यादा होती है, ये चीज याद रखना. So binding energy of 4f orbital is greater than that of 5f orbital.
सो 5f ऑर्बिटल का जिक्र कहाँ पे आता है? एक्टिनाइड्स में आता है। सो लैंथेनाइड एलिमेंट्स में सब्सिक्वेंटली 4f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा रिकॉर्ड होती है। और एक्टिनाइड एलिमेंट्स में हम लोग देखते हैं कि 5f ऑर्बिटल इज बीइंग सक्सेसिवली और सब्सिक्वेंटली फिल्ड, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। और एक चीज याद रखिए कि ओनली प्रोमेथियम इज रेडियो एक्टिव लैंथेनाइड, यानी लैंथेनाइड सीरीज में प्रोमेथियम अकेला रेडियो एक्टिव है। लेकिन अगर आप एक्टिनाइड्स की बात करें तो सभी के सभी एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं, ये याद रखिए। बट ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, ये चीज आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद लैंथेनाइड्स में अमूमन हम लोग देखते हैं कि लैंथेनाइड्स आर केपेबल ऑफ शोइंग +3 एज ए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड अपार्ट फ्रॉम +3 दे कैन शो +2 एंड +4। सो एक चीज याद रखें, लैंथेनाइड्स लैंथेनाइड्स कैन शो, क्या क्या शो करेंगे? +3, +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेकिन वाइल अब एक्टिनाइड्स में यह देखा गया है वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी बहुत बड़े तौर पे एक्टिनाइड्स में हम लोग देख सकते हैं। सो वाइल एक्टिनाइड्स कैन शो +3, +2, +5, +6 and +7 oxidation states. Highest oxidation states are exhibited by actinides, ये हमने देखा। अब लैंथेनाइड्स भी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं और एक्टिनाइड्स भी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन लैंथेनाइड शो लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये याद रखना। सो लैंथेनाइड्स शो लेस tendency tendency to form complexes लेकिन actinides while actinides show high tendency to form complexes, यानी हम देख सकते हैं कि एक्टिनाइड्स टेंडेंसी जो है, यानी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी उनकी जबरदस्त होती है। अब लैंथेनाइड कटायंस फेंट कलर्ड होते हैं, लेकिन एक्टिनाइड कटायंस आर फेयरली कलर्ड, यानी डार्क कलर्ड होते हैं, ये याद रखना। सो लैंथेनाइड कैटायंस आर फेंट कलर्ड, यानी उनका कलर फेंट होगा। व्हाइल एक्टिनाइड cations are deeply colored, यानी इनका कलर डीप होता है, ये याद रखने की आवश्यकता है। और काफी इंपॉर्टेंट चीज, लैंथेनाइड्स कभी भी ऑक्सोकटायन नहीं फॉर्म करते हैं, लेकिन एक्टिनाइड्स कैन फॉर्म ऑक्सोकटायंस। सो ये चीज याद रखो। सो लैंथेनाइड्स cannot form oxocations, while actinides can form oxocations, ये लोग oxocations फॉर्म कर सकते हैं। और एक चीज, लैंथेनाइड का जो हाइड्रोक्साइड होता है उसकी बेसिसिटी कम होती है, लेकिन एक्टिनाइड हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, ये याद रखें। सो लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स आर लेस बेसिक, while actinide hydroxides
while actinide hydroxides are more basic. अब और एक चीज, जिस प्रकार से लैंथेनाइड में कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उस प्रकार से एक्टिनाइड्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कम तौर पे होता है जब हम एक्टिनाइड्स के साथ कंपेयर करते हैं, सो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज लेस whereas actinide contraction is comparatively more. ये चीज याद रखो। सो lengthenide contraction, lengthenide contraction is lesser while actinide, while actinide contraction is greater. So it was all about the comparison between lanthanides and actinides.